अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम। आज उसी करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की टर्म्स हम पढ़ेंगे। कौन सी? पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी। ये तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ज़ेरे बहस लाएंगे इन तीन चीज़ों को। इससे पहले लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर हुआ था वो हुआ था जी लाउडनेस पे। मैंने बताया था कि लाउडनेस क्या होती है, वो करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसमें हम फ़र्क कर सकें लाउड एंड फेंट साउंड, जिसमें आप बुलंद, ऊंचा और मध्यम आवाज़ में आप फ़र्क कर सकें, वो लाउडनेस था। फिर मैंने बताया लाउडनेस 3 फैक्टर्स पे अमूमन डिपेंड करता है। वो कौन से? पहला जो था एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तीनों डिटेल से हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे ये वाला पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। इससे पहले याद रखें जो लाउडनेस है ये एक और चीज़ पे भी डिपेंड करती है, इन 3 फैक्टर्स के अलावा भी। कौन कौन से 3 फैक्टर जो मैं बता चुका हूँ अभी? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये 3 थे। एक मैंने कहा और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। अब वो कौन सा फैक्टर है? कि सुनने वाला जो शख्स है उसके कान की सेहत पे। कान के सेहत पे से क्या मुराद? कि उसको ऊंची तो नहीं कहीं सुनाई देता जो सुनने वाला आदमी है, या उसको धीमा भी सुनाई देता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं उनको सुनाई नहीं देता, वो कहता ज़रा ऊंची बोलो। हमें ऊंची बोलना पड़ता है। हम फिर यूँ कहते हैं कि इसे ऊंचा सुनाई देता है। क्या इसके कानों में मसला है? यानी उसके कानों की सेहत जो है वो दुरुस्त नहीं है, उसको धीमी आवाज़ नहीं सुनाई देती, उसको बुलंद जब बोला जाए, ऊंची बोला जाए तब सुनाई देता है। तो लाउडनेस जो है सुनने वाले के कान पे भी डिपेंड करता है। ये याद रखनी बात कि जो सुनने वाला है उसको सुनाई किस तरह का देता। लेट किया उसके कान ख़राब हो, उसको हल्की जो मध्यम आवाज़ है सुनाई ना दे, आप उससे बात करें, उसने पता नहीं चलना आपने उससे बात की है, उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ बात हुई। क्यों? क्योंकि उसे जो फेंट साउंड है, जो मध्यम आवाज़ें हैं वो उसे सुनाई नहीं देती। क्यों? उसके कान जो हैं, उनके कानों की सेहत दुरुस्त नहीं है, उसके कान उतने हसास नहीं हैं जितने एक नॉर्मल आदमी के हुआ करते हैं। तो यूँ ये डिपेंड करती है टू द हेल्थ ऑफ द ईयर, कानों की सेहत पे भी जो सुनने वाला है उस पर। और याद रखना एक और ऐसी भी टर्म है कि वो सुनने वाले के कान पे डिपेंड नहीं करती, यानी उसके कान की सेहत पे डिपेंड नहीं करती। एक ऐसी भी टर्म है, साउंड की करैक्टरिस्टिक में ही आ जाएगा। वो क्या है? वो आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। याद रखनी बात, वो कौन सी है जी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक ऐसी टर्म है जो सुनने वाले जो आदमी है उसके कान की सेहत पर डिपेंड नहीं करती। ये नहीं डिपेंड करती इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि उसको ऊंचा सुनाई देता है या हल्का मध्यम भी सुनाई आवाज़ देती है। इस पर नहीं इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है डिपेंड करती, लेकिन लाउडनेस करती है कि अगर उसको ऊंचा सुनाई देता है, हम मध्यम आवाज़ में बोलेंगे, धीमी सी आवाज़ में उसको नहीं सुनाई देगा। क्यों? उसके कान जो हैं दुरुस्त अफ़आल नहीं है, सही तरह काम नहीं कर रहे, उनके जो कानों की सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, उसको ऊंची सुनाई देता है। आज हम पढ़ेंगे, वो हमारे पुराने टॉपिक की ये बात रहती थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिच पे, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे है। इन पे हम डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है पिच। पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये भी साउंड ही की एक करैक्टरिस्टिक है, खासियत है, बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। लाउडनेस क्या थी? जिसमें आप बुलंद, ऊंची और मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकें। पिच क्या है? इसमें भी आपने फ़र्क ही करना है, लेकिन यहाँ पे मामले क्या हैं? बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, बारीक और भारी आवाज़ में आप क्या कर सकें? फ़र्क कर सकें। बारीक, जिस तरह बारीक आवाज़ लड़कियों की होती है, औरतों की होती है, बारीक हुआ करती है। मर्दों की, लड़कों की ग्रेव, भारी हुआ करती है। यानी आप क्या करेंगे? पिच के अंदर कौन सी चीज़ आएगी? आपके पास पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये साउंड की वो खासियत है जिसके अंदर आप क्या कर सकें? फ़र्क कर सकें
कि बारीक आवाज़ किसकी है, शरील यानी बारीक शरील, और ग्रेव भारी आवाज़ किसकी है। इन दोनों के दरमियान अगर आप फ़र्क कर सकें तो फिर आप कौन सी करैक्टरिस्टिक को उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं, वो पिच होती है, याद रखनी बात। तो भारी आवाज़ मर्दों की होती है, बारीक आवाज़ औरतों की होती है, बच्चों की होती है। बच्चों की भी बारीक होती है तकरीबन, औरतों की लड़कियों की भी बारीक ही हुआ करती है। तो ये बारीक होती क्यों, वजह क्या बनती, इसके मुताल्लिक भी हम डिस्कस करते हैं कि जिनकी शरील आवाज़ है, साउंड शरील है, यानी जब वो बोलते हैं उनकी आवाज़ बारीक क्यों होती, और बच्चों की, और मैंने बताया इसी तरह ख़वातीन की क्यों शरील होती। वजह ये होती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना ज़्यादा होती है, उनकी पिच ज़्यादा होती है। जिसकी जितनी ज़्यादा पिच होगी उसकी आवाज़ उतनी ज़्यादा बारीक होगी, जिसकी जितनी कम पिच होगी उसकी आवाज़ उतनी बारीक होगी। ज़्यादा पिच होने से आपके पास जो उसका शरील है, बारीक होना, वो भी बढ़ जाता है। जब कम होगी आपके पास पिच तब आवाज़ बारीक होगी। लड़कियों की, औरतों की, बच्चों की जो होती है आवाज़ साउंड, उसकी पिच ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, शरील होती है, बारीक होती है। याद रखना, अब पिच किस पे डिपेंड करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। जिस तरह लाउडनेस की 3 फैक्टर पे डिपेंड किए थे, 3 फैक्टर्स पे, पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है, इस पे डिपेंड करेगी ये जो हमारे पास पिच है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरी पिच कैसी है। अगर तो मेरी पिच किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी कैसी है, अगर तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब पिच भी ज़्यादा है। याद रखनी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से मुराद पिच भी ज़्यादा है। पिच ज़्यादा है तो मेरी आवाज़ ब्रीक होगी, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम। पिच कम है तो इसका मतलब मेरी आवाज़ अब शरील नहीं बल्कि ग्रेव होगी, भारी होगी। यहाँ पे आ जाएं जी। अब मेरे पास ये एक साउंड है, उसकी मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड ये हमारे पास है जी। ये एक साउंड का मैंने बना दिया जी वेव फॉर्म हमारे पास। एक ये दूसरी साउंड है, इसमें जब लिया गया अच्छा जी। अब आप गौर से देखें फ्रीक्वेंसी, अगर आप देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, फ्रीक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ये बनी हुई हैं वेव्स, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स जो होता है ना कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही हैं, वही होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो होगी आपके पास फ्रीक्वेंसी इस केस में कम है। यहाँ पे देखें ये कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कितने ज़्यादा ये बल से आगे, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने जो है वाइब्रेशंस हो रही हैं या वेव पास कर रही हैं एक सेकंड में, ये आपके पास क्या कहलाएगी जी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यहाँ पे आपने देखना है कि देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये करीब नहीं हो गए, ये जब करीब हो गए एक दूसरे के तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हायर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे देखें ये मैंने अभी बताया लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हायर है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। जब फ्रीक्वेंसी कम हो तो याद रखना पिच भी कम होती है, लो पिच डायरेक्टली ये इन्वॉल्व हो रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। जब हायर फ्रीक्वेंसी है तो इसकी जो आपके पास पिच होगी वो भी हायर होगी, ग्रेटर होगी। हायर फ्रीक्वेंसी तो आपके पास हायर पिच, ग्रेटर पिच, ज़्यादा पिच होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आप दोनों वेव फॉर्म्स में देखें, इस केस में हमारे पास ये ए केस कह लें, ये हमारे पास ये बी केस है। ए में फ्रीक्वेंसी लो है, जब फ्रीक्वेंसी लो है तो आपके पास पिच भी क्या होगी, लो होगी। फ्रीक्वेंसी यही मैंने अभी तो बताया, ये वाली जो वेव हैं देखें ये बड़ी सी है, इसमें एक सेकंड में कम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं, फासला ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा एक सेकंड में होंगे वाइब्रेशंस तो फिर ये करीब ही हो जाएंगे, जल्दी तेज़ी के साथ फिर बनेगी ये वाली आपकी वेव फॉर्म, तब फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी। जब हायर फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी हायर होगी, जब लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी लो होगी। याद रखनी बात, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए पिच भी हायर और लो फ्रीक्वेंसी के लिए पिच भी लो होती है। अच्छा, हायर फ्रीक्वेंसी
हायर पिच, जिसकी पिच जितनी ज़्यादा हायर हो, ज़्यादा हो, उसमें उतना ही ज़्यादा वो साउंड जो होती है श्रिल होती है। ये वाली श्रिल होगी, श्रिल। जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो उसकी उतनी ज़्यादा पिच, जिसकी जितनी ज़्यादा पिच वो आवाज़, वो साउंड उतनी ही ज़्यादा श्रिल होगी। जिसमें जितनी कम फ्रीक्वेंसी उसकी पिच भी उतनी कम, जिसकी जितनी कम पिच उसमें जो साउंड है अब श्रिल नहीं बल्कि वो साउंड क्या होगी, ग्रेव होगी। ये ग्रेव साउंड है, भारी आवाज़ है ये वाली, और ये मर्दों की होगी। ये वाली मर्दों की नहीं होगी, श्रिल है। तो बारीक आवाज़ जिनकी भी होती है बच्चों वगैरह की, मैंने अभी बताया आपको। तो ये पिच हो गया। अब नेक्स्ट क्वालिटी। क्वालिटी भी करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, इसमें भी आपने फ़र्क ही करना है दो साउंड्स के दरमियान। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप किस तरह फ़र्क करेंगे, बुलंद और पस्त आवाज़, मध्यम और बुलंद आवाज़ में आपने फ़र्क किया लाउडनेस में चले गए। जब आपने बारीक और भारी आवाज़ में डिस्टिंग्विश किया, फ़र्क किया, तब आप पिच में चले गए। अब क्वालिटी क्या होगी, ये भी करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, इसमें भी आपने फ़र्क करना है। याद रखें, इसमें भी दो साउंड्स में आपने फ़र्क करना है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे ये होगा जी, दो ऐसी साउंड्स के दरमियान आपने फ़र्क करना जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी पिच और जिनका एम्पलीट्यूड यानी लाउडनेस दोनों सेम हो। आप ये कह लें, दो ऐसी साउंड्स के दरमियान आपने डिस्टिंग्विश करना है जिनकी पिच और लाउडनेस सेम हो, फिर भी आप उनके दरमियान क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश फ़र्क कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी, क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाएगी। द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स, साउंड की वो खासियत बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स, जिसमें दो साउंड्स के दरमियान आप फ़र्क कर सकें ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। उनकी लाउडनेस भी सेम होगी, उनकी पिच भी सेम होगी। लाउडनेस सेम होने से क्या मुराद, एम्पलीट्यूड सेम। पिच सेम होने से क्या मुराद, फ्रीक्वेंसी सेम। यानी दो ऐसी साउंड्स, उनके दरमियान आप डिस्टिंग्विश करें, फ़र्क करें, जिनकी लाउडनेस सेम है यानी दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फिर भी आप उनके दरमियान फ़र्क कर लें तो वो कहलाएगा जी क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी। अब इसकी मिसाल आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, दो साउंड्स हैं, उनकी जो होगी आपके पास एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो पिच सेम है, फिर भी आप उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, फ़र्क कर रहे हैं। तो किस तरह देखें, एक हम कमरे के बाहर खड़े हों, कमरे से आवाज़ आए पियानो बजने की और चंद लम्हों के बाद आवाज़ आए हमारे पास बांसुरी की। बांसुरी जो होती है, क्या हमें इल्म नहीं होगा कि ये आवाज़ पहले वाली जो थी वो पियानो की थी, अब जो आवाज़ है ये बांसुरी की है। यानी बांसुरी और दूसरे आपने पियानो की आवाज़ में जो फ़र्क किया है, यही आपके पास क्या कहलाएगी, क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाएगी। ये क्वालिटी है कि आप बाहर कमरे के खड़े हैं, आवाज़ अंदर से प्रोड्यूस हो रही, आपके कानों में जब टकराई आवाज़ जाके, पियानो की आपने बता दिया ये साउंड पियानो से प्रोड्यूस हो रही है, फिर एक साउंड आपके कानों के साथ जाके टकराई, आपकी स्मातों के साथ जाके जब टकराई, तब आपने फैसला किया ये वो पियानो नहीं, ये क्या है, बांसुरी या फ्लूट है। तो इन दोनों के दरमियान आपने जब डिस्टिंग्विश कर लिया, ये क्या कहलाएगी, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड के लिए थोड़ा सा और आप मज़ीद समझ जाएंगे, मैं वेव फॉर्म्स बनाता हूँ, फिर आपको इल्म हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास ये एक है ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क है, ये वेव यहाँ से ये ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी ये वेव फॉर्म हमने बना लीजिए, ये ट्यूनिंग फोर्क है। फिर मैंने लिया एक फ्लूट, बांसुरी। फ्लूट जब थी, इसमें से भी मैंने इसका वेव फॉर्म लिया, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई, इसकी वेव फॉर्म कुछ यूँ बना। ये है जी फ्लूट का, बांसुरी का है ये वेव फॉर्म, याद रखनी बात। अच्छा जी, ये ट्यूनिंग फोर्क का, ये फ्लूट का, बांसुरी का। अब एक मैंने लिया जी क्लैरिनेट।
क्लैरिनेट अलगोज़ा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पहले यूज़ हुआ करता था। अलगोज़ा इसे कहते थे, अब भी यूज़ होता बहुत कम। अलगोज़ा, क्लैरिनेट। अब इसकी मैंने वेव फॉर्म ली, ये रही जी, ये क्लैरिनेट की है वेव फॉर्म, ये है फ्लूट की और ये ट्यूनिंग फोर्क की। आप देखें तीनों आपके सामने हैं। यहाँ पे एक स्मूथ है वेव फॉर्म ट्यूनिंग फोर्क के अंदर, यहाँ पे इतने स्मूथ नहीं है फ्लूट के अंदर बांसुरी वाले केस में, लेकिन जब क्लैरिनेट का आ गया और ज़्यादा इसमें देखें इसका वेव फॉर्म कितनी, ये वेव जो है टेढ़ी सी है, ये जो बन रही है। इसी तरह हम डिस्टिंग्विश करेंगे इनके दरमियान ये वेव फॉर्म बना के, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, तीनों का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं किससे, ट्यूनिंग फोर्क से, फ्लूट से, क्लैरिनेट से, तीनों से जो साउंड प्रोड्यूस हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और उनकी लाउडनेस भी सेम है। जब लाउडनेस सेम है इसका मतलब उनका क्या है जी, एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस सेम है, लाउडनेस भी सेम है और इनकी पिच भी सेम है इन तीनों की। ये तीन साउंड्स हैं आपके पास, इन तीन साउंड्स की जो आपके पास लाउडनेस है वो भी वही है जो इसकी, वही इसकी, वही इसकी, और जो पिच है वो भी इन तीनों की सेम है। लेकिन आप फिर ट्यूनिंग फोर्क से जो साउंड प्रोड्यूस हो, आंखें अगर बंद कर ली जाएं, आपके कानों के पास ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके लाया जाए, आप बता देंगे कि ये ट्यूनिंग फोर्क से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जब एक मरतबा पहले सुन लें, यानी आपको पता होगा ये ट्यूनिंग फोर्क की साउंड है, आप बता देंगे आंखें बंद करके, यानी आपने बता दिया। फ्लूट, बांसुरी, आंखें बंद कर ली जाएं, बांसुरी अगर एक मरतबा पहले सुन लें, पता हो ये साउंड बांसुरी की होती है, कान के पास ला के बजाएंगे, बता देंगे ये साउंड बांसुरी की है। फिर आपके पास क्लैरिनेट आ गया, अलगोज़ा, अलगोज़ा भी पहले आपके पास बजाया जाए, आप सुने उसको तो आंखें बंद कर ली जाएं, फिर जब अलगोज़ा जो होगा क्लैरिनेट होगा उसको बजाया जाएगा, आप सुनेंगे तो आप कहे बता देंगे कि ये तो साउंड जो है क्लैरिनेट से है। तीनों की लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन आपने आंखें बंद करके बता दिया ये साउंड ट्यूनिंग फोर्क की, ये साउंड फ्लूट की, ये साउंड क्लैरिनेट की। किस तरह बता दिया, यही है जी क्वालिटी। उम्मीद है आपको क्वालिटी की समझ आ गई होगी। आज का लास्ट जो है हमारा टर्म इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। साउंड एनर्जी पास करे एक यूनिट एरिया में से, हेल्ड परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर रखा जाए टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यही इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। क्या बात कर रहा, अब पहले मैं समझाता हूँ, बाद में फिर इस डेफिनेशन पे जाते हैं। ये बात कर रहा कि आपने क्या करना, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। साउंड देखें, आवाज़ जब मैं बोल रहा हूँ, साउंड जो है आपके पास जा रही है, ये एनर्जी को ही तो लेके जा रही है, एनर्जी होगी इसमें इसलिए तो आगे जा रही है टू डू वर्क। साउंड एनर्जी, वो साउंड एनर्जी वो देखिए बोल रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मुंह से आवाज़ निकल रही है, इसका मतलब एनर्जी ही है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है साउंड की फॉर्म में। साउंड भी, साउंड एनर्जी पढ़ा ना हमने, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी केमिकल एनर्जी, इतनी टाइप्स पढ़ी, इसमें एक साउंड एनर्जी भी होगी। तो साउंड एनर्जी यही होगा जी आपके पास, क्या होगा, साउंड एनर्जी, साउंड की एनर्जी, आवाज़ आ रही इसका मतलब साउंड में एनर्जी है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, वो साउंड एनर्जी जो एक सेकंड में पास करे थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। चलें जी, अब आप समझ जाएंगे। ये मैंने लिया जी, ली बुक, मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही, साउंड प्रोड्यूस हो रही, साउंड है, साउंड एनर्जी भी है। अब देखें, मैंने अपना चेहरा यूँ किया, मैं बोल रहा हूँ आगे की जानिब, आवाज़ आगे की जानिब आ रही है, यूँ बोल रहा हूँ, इस तरफ आवाज़ जा रही है। मैंने क्या किया, ये बुक ली, इसको एक यूनिट एरिया तस्लीम कर लिया कि ये यूनिट एरिया है। अब मैं बोलूँ
मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही, साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी जो है आगे की जानी मूव कर रही है। जब मेरा चेहरा इस जानिब है तो साउंड एनर्जी इसी जानिब मूव करेगी। कोई शक नहीं, साउंड जो है इको होगी, पूरे कमरे में सुनाई देगा। लेकिन अगर चेहरा मेरा इस तरफ है तो ज़्यादा इसी तरफ जाएगी, ज़ाहिर है चेहरा इस तरफ है। तो मैं क्या करूँ, इस बुक को सामने रख लूँ, साउंड इस तरफ प्रोड्यूस हो रही है, सामने की जानिब मूव कर रही है, प्रोपागेट हो रही है सामने की जानिब। जब जिस जानिब साउंड जाए उस रास्ते में आपने क्या करना है, एक यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली रखना है। अब देखें, साउंड की डायरेक्शन इस जानिब, एरिया ये सामने, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनेगा, इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। साउंड की ये डायरेक्शन, आगे यूनिट एरिया ये वाला, तो साउंड और इस एरिया में 90 का एंगल होगा। साउंड की जो डायरेक्शन है इस जानिब, जो मैं इस तरफ बोल रहा हूँ उसमें की बात कर रहा हूँ, साउंड एनर्जी। अब क्या मैं बात कर रहा, आपने रख दिया सामने एक यूनिट एरिया, जो साउंड एनर्जी इस यूनिट एरिया में से गुजरेगी। कब, यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर पर सेकंड, एक सेकंड में जो साउंड एनर्जी इस यूनिट एरिया में से गुजरेगी उसको हम बोलेंगे क्या जी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती, आप साउंड एनर्जी जिस जानिब साउंड मूव कर रहा है उसके रास्ते में आप क्या करें, एक यूनिट एरिया रखें। उस यूनिट एरिया में से एक सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी जो होगी पास करेगी वो आपके पास क्या कहलाता है जी, इंटेंसिटी। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। ये यूनिट एरिया रखा, बॉल इस जानिब रहा, तो इसमें से जितनी साउंड एनर्जी जो होगी पास करेगी, रखना परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बुक परपेंडिकुलर है, मैं बोल रहा हूँ आवाज़ नहीं कर रही, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बन रहा है। ये यूँ जा रही है, आगे ये यूँ है, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। यूँ रख देंगे, अब ये 90 का एंगल नहीं है, ये तो पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। यूँ पैरेलल हो गया, साउंड भी इस जानिब, ये भी इसी जानिब पड़ा हुआ, नहीं यूँ रखें। अब ये आपके पास जो है यूँ जब रखेंगे, यूँ पैरेलल हो जाएगा, यूँ रखेंगे आप एरिया को, हेल्ड जो करना है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये पैरेलल होगा, वो परपेंडिकुलर कह रहा है डेफिनेशन में, यूँ रखेंगे। अब यूँ बुक को रख लिया, जब यूँ रख लिया, मैं इस जानिब बोल रहा हूँ, आवाज़ सामने की जानिब, इसमें से एक सेकंड में जितनी एनर्जी पास करेगी इस यूनिट एरिया में से उसको हम क्या कहेंगे जी, इंटेंसिटी। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, साउंड एनर्जी जो एक सेकंड में से पास करे थ्रू अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में से साउंड एनर्जी इस यूनिट एरिया में से एक सेकंड में पास करे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मैंने इसको परपेंडिकुलर ही रखा है, परपेंडिकुलर हो ये वाला, किसमें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर इस जानिब मूव कर रही है तो ये यूँ परपेंडिकुलर हो, इस कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसी को हम क्या कहते हैं जी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मुख्तलिफ टर्म्स डिस्कस की, एंड पे डिस्कस किया जी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब याद रखें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो इसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। इसके यूनिट जो होते हैं वो होता है जी यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो क्या होगा जी, वाट पर मीटर स्क्वायर। याद रखना ये यूनिट होते हैं। MCQs में पूछ सकता आपसे बोर्ड में कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के यूनिट क्या होते हैं, मुख्तलिफ यूनिट दे देगा, तो आप टिक करेंगे किस पे, वाट पर मीटर स्क्वायर के। वाट पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये यूनिट होते हैं किसके, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड के। ये इसके यूनिट है, इसको मेजर किया जा सकता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। अगर आप जानना चाहते हैं ये वाट पर मीटर स्क्वायर आता क्यों है, तो थोड़ा सा देख लें इधर। वाट पर मीटर स्क्वायर मैंने क्या कहा, ये वाट पर मीटर स्क्वायर किसके यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हमने किस तरह डिफाइन किया कि एनर्जी का पास करना एक सेकंड में किसी यूनिट एरिया में से, एनर्जी का पास करना, ई फॉर एनर्जी, पास करना एक सेकंड में, यानी टाइम पर सेकंड। यहाँ पर सेकंड का मतलब ओवर टाइम ही होता है, एक सेकंड में, पर टाइम, ओवर टाइम आ गया। और आपने उस एरिया को हेल्ड कब करना था, परपेंडिकुलर करना था। एरिया का यूनिट आपको इल्म है मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान से बात हजम करें, ई एनर्जी जो कि पास कर रही है किस में से, एक यूनिट एरिया में से, इसलिए मीटर स्क्वायर आ गया। ओवर टी पर टाइम, पर यूनिट टाइम एक सेकंड में, तो ओवर टाइम आ गया इसलिए। अब आपने क्या किया, ई ओवर टी
इंटू 1/m² यूँ कर लिया। ई इनर्जी ओवर टाइम, इनर्जी आपको पता है वर्क डन ही होता है, वर्क डन ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम जो होता है पावर होता है आपके पास, और पावर के यूनिट वाट होते हैं। इसका मतलब इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, वाट यूज़ करेंगे। इस तरह भी आप यहाँ पे एरिया यूज़ कर लें। वो यही कह रहा है एनर्जी पास करे यूनिट टाइम में एरिया में से, ये सारा लिख लिया। एनर्जी वैसे ही आ गई ओवर ये टाइम टेकन इनटू एरिया भी अभी ऐसे ही लिख लें। चले जी मज़ीद आप समझ जाएंगे। एनर्जी पास करे एरिया में से जो हेल्ड परपेंडिकुलर हो यूनिट टाइम में 1 सेकंड में, यूँ आ गया एनर्जी, ये सारा आ गया। E/T लिख दिया इंटू 1/A, इस A को 1/A लिख दिया। E को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे E ही आ जाएगा, T को A से मल्टीप्लाई करेंगे TA आ जाएगा। अब E/T एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी वर्क, एनर्जी के भी जाउल वर्क के भी यूनिट जाउल ही होते हैं। एनर्जी ओवर टाइम या वर्क ओवर टाइम जो आपके पास होता है वो वाट होता है, पावर, यानी एनर्जी ओवर टाइम वर्क ओवर टाइम जो होता है वो वाट होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था गालिबन 6ठे या 7वें चैप्टर में। एनर्जी ओवर टाइम आपके पास पावर होता है और इसका यूनिट क्या होता है मैंने अभी बताया, वाट, W। और अब इंटू 1/A, 1/A है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जब ऊपर आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर की अब पावर जो हो -2 हो जाएगी। अब इसलिए आप पढ़ेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमने इसके यूनिट भी डिस्कस कर लिए, बनते कैसे हैं बुक पे ये नहीं बताया, बस ऐसे ही बताया होगा कि इसके जो यूनिट होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, आपने भी यही याद करना, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया ये यूँ बनते हैं। चलें जी, ये आपने कर लेना। अल्लाह हाफिज़।